सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान। मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, छुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजियों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। भारतीय सिनेमा के एक चमकीले सितारे। हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो। गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हो या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियाँ दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जानना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है। आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ। वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे इस्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है, लेकिन जनाब आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कहा कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को बात समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे। देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भर
ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थीं। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थीं। सरल इतनी थीं कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थीं। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थीं कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुंचाया करती थीं और 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे, हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए। जैसे फिल्म बाजी में उन्होंने 2 नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा। बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो जानते हो वो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है? यही इसी जगह। वाह वाह, क्या कहने सादर जवाबी। आपको और कुछ पूछना है? हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? यहाँ अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो। आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ। देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, न ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया है और न ही मैं तुम्हारे रिश्ते को बदला लेना चाहता हूँ। दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए। कौन ले रहा है बदले तुमसे? कोई नहीं। सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फौरन छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा। मुझसे कहे कि इतनी हमदर्दी? समझा, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है। आज की रात पिया, आज की रात पिया, दिल न तोड़ो, मन की बात पिया मान लो। आज की रात पिया, दिल न तोड़ो, मन की बात पिया मान लो। आज की रात पिया। किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। वैसी ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th सेंचुरी फॉक्स ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेज देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया।
गीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म में स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग की खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रास्ता, खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे वीके मूर्ति से बोले, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूँ क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा। तो फिर तो बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है। साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एम्बियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए हम भी खो गए एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया राह हंसी से तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया। गुरुदत्त के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवत गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक हैं में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमीय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई जो सन 1954 में रिलीज हुई। इधर आ, छोड़ता नहीं इधर आ, और अपने 2 रुपये, अरे सचमेट अपनी चिंदिया, अब इसे एकता क्या है, चल उठा जल्दी कर, पकड़ अपना कोट, गोड़ हाथ तरफ जा और सीधा निकल जा बाहर, ठहर जा। अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहाँ देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो। लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता। अबे तू जाता है कि नहीं?
जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हम ही तक उठने की कोशिश करता। नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता। नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की? कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है? तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है? वक्त वक्त की बात है लाला जी। आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं, और कल जब यही वक्त पलटेगा। अबे जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला। पहले किसी काबिल हो ले, फिर आंख मिलाकर बात करना। चल दफा हो यहाँ से। इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। 14वीं का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने ये गीत। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं? आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि कौन सा आर्टिस्ट क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के। ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा, ये कैसे गाना होगा? तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ। तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को। जैसे शॉट्स होंगे उस पे वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी मैंने और बढ़िया दिखती। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो
बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है। विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट। वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से ये गाना लिखवाया गया। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबरा। फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहाँ आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतरी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई। गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था मुझको। तो ये शायर भी हैं? शायर? बड़ी अरे तू देखती नहीं उसकी कोई 5 से नज़में उसके सर के पीछे पड़ी हैं। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गया। फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे। यहाँ उसे लाए काहे को भी ना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को भी ना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई। उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में,
खिलते हैं, बैठना उन गुलजारों में। इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। जाएंगे कहाँ